गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पार्ट थर्ड के पेपर 12th पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे युवा साथियों, ये जो लेक्चर की सीरीज़ अभी हम ले रहे हैं, इसमें हम लोगों ने कल से राष्ट्रवाद के तत्वों की बात करना शुरू किया है। कुछ बिंदु हमने कल देखे हैं, कुछ अपने आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको द एलिमेंट ऑफ नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद के निर्माणक तत्वों के बारे में कुछ और बताऊंगा। कुछ बातें हमने इस विषय में कल शेयर कर ली हैं। आज जो पहला बिंदु है बड़ा दिलचस्प है। आपको इसको सुनकर और समझकर रुचि आएगी, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। वो है सामान्य आर्थिक हित, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। आप पिछले 15-20 साल के जो दुनिया के नए संगठन बने हैं, आप ये पाएंगे कि उनमें से 90% आर्थिक संगठन हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कहीं संख्या ज़्यादा है, कहीं संख्या कम है, बल्कि आजकल आप देखें तो दूरियां भी कोई मायने नहीं रखती। बहुत दूर दूर के देश किसी आर्थिक संगठन के तहत आपस में जुड़ रहे हैं, जिनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, एक प्रोग्राम है और उसको फॉलो करते हैं एक ग्रुप के रूप में। लेकिन राष्ट्रवाद के संदर्भ में देखें, ख़ास तौर से आप तब जाएं जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति हुई है। उसके बाद से सामान्य आर्थिक हित बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। उदाहरण आप यूँ लें, दुनिया में आप ऐसे बहुत से देश पाएंगे। आप यदि एक छोटा सा सर्वे करें तो आप खोज लेंगे, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, कि उन देशों के पास कच्चे माल के स्रोत नहीं हैं, लेकिन उनके पास अच्छा खासा बाजार है और उनके पास टेक्नोलॉजी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि तैयार माल को बेचने के लिए जो पहली शर्त है वो कच्चा माल है, जिसको आप अंग्रेजी में रॉ मटेरियल कहते हैं। तो ये उन्हें मिलता कहाँ से है? ये उन्हें कौन दे रहा है और किस कीमत पर? क्योंकि 80 के दशक के बाद, 1980 के बाद की बात मैं कर रहा हूं, आप ये पाएंगे कि व्यापार अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के मुख्य केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है। उससे पहले वो परमाणु क्षमता हुआ करता था, उससे पहले बहुत बड़ी सैन्य शक्ति हुआ करता था, उससे पहले बहुत बड़ा आकार हुआ करता था। लेकिन अब एटॉमिक एनर्जी और बिजनेस के इस युग में, व्यापार के इस युग में, ये चीज़ें थोड़ी कम महत्वपूर्ण हो गई हैं। जैसे आप देखिए, जापान, उस देश के पास अपनी सेना नहीं है, कोई आकार में बहुत लंबा चौड़ा देश नहीं है, कुछ टापू हैं प्रशांत महासागर में, प्रतिदिन औसत कई भूकंप झेलता है वो देश, और आसपास समुद्र है। लेकिन वो लोहे का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जबकि उनके देश में लोहा नहीं निकलता। लेकिन उनकी जो तकनीक है वो इतनी गुणवत्ता से भरी हुई है, उच्च स्तरीय है, कि दुनिया के बाजार में उनकी जो मुद्रा है येन, और उनका जो एक स्तर है, मतलब आप ये तो कह सकते हैं कि आर्थिक महाशक्ति तो वो है। तो ऐसे ही राष्ट्रवाद के संदर्भ में मानते हैं कि कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सामान्य जो आर्थिक हित हैं, वो भी राष्ट्रवाद को प्रेरणा देते हैं। जैसे हम भारत की बात ही करें, जब हम पर 1857 की क्रांति से पहले एक निजी कंपनी हुकूमत कर रही है, इसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, तो उनके जो आर्थिक क्रियाकलाप थे
भारतीयों को उससे बड़ा ऐतराज़ था, क्योंकि अनेक मामले में वो बड़े अमानवीय और नियम कायदे कानून की सीमा से परे थे। यानी आप यदि उस समय के दस्तावेज़ों को देखें तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि यदि उन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को थोड़ा ठीक कर लिया होता तो शायद भारत की जनता को उनसे उतनी शिकायत ना होती जितनी की बाद में हुई। आप 1885 की बात करें, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, शुरुआत के दौर में जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो अधिकांशतः अर्थशास्त्री हैं। दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, और इन्होंने इस बात को बड़ी सफाई से जनता के सामने रखा है कि ब्रिटिश शासन जो है वो भारत में आर्थिक शोषण की नीति पर टिका हुआ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो खैर नहीं, कुछ महीने के बाद बजट पेश किया जाएगा देश का, या आप नेट पर सर्च कीजिएगा और देखिएगा कि ये जो सत्र चल रहा है, साल चल रहा है 2021-22 का, ये ईयर जारी है अभी। इस 2021-22 के सत्र में रक्षा पर भारत ने कुल आय का कितने % रखा है, वो फिगर आपको 15% से नीचे दिखाई देगा GDP का। अब आप कल्पना करें, उस ब्रिटिशकालीन भारत में भारत का रक्षा व्यय 40% है, और ये तब है जब पाकिस्तान बना नहीं है, बांग्लादेश है नहीं, नेपाल से संबंध हमारे तब भी अच्छे थे, हमारे आज भी अच्छे हैं, भूटान श्रीलंका से हमें कोई शिकायत नहीं है, अफगानिस्तान तक हमारी बॉर्डर मिलती है, झगड़ा उनसे ना तब था ना उनसे झगड़ा अब है। तो फिर रक्षा पर ये 40% व्यय किस लिए किया जा रहा है? ये जो शोषण था इसने राष्ट्रवाद को प्रेरित किया और उसको उठा दिया। नए युग में आप देखें, ऑस्ट्रेलिया और जापान का जो राष्ट्रवाद है वो मूल रूप से कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट या सामान्य आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है। अगला बिंदु है सामान्य आधिपत्य तथा सामान्य कष्ट। ये बड़ा एक दिलचस्प बिंदु है। जैसे किसी इलाके पर कोई देश, अब तो खैर ये दौर चला गया, लेकिन यदि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जाएं, थोड़ा पीछे लौटें, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी, तो आप पाएंगे कि यूरोपीय महाशक्तियाँ खास तौर से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों को अपना उपनिवेश बनाती थी। उन पर हमले होते थे, उन पर कब्जा किया जाता था, और जिसको आप बोलचाल की भाषा में कहें अपना गुलाम, हम भी उसमें शामिल रहे, बना लिया करती थी। अब इससे देखिए दो चीज़ सामने आती थी कि आप यदि किसी एक विशेष शक्ति के अधीन आ गए हैं तो आपके देश में स्वतंत्रता की एक भावना पैदा होती है। फिर वही एग्जाम्पल लीजिए भारत को, कि हम ब्रिटेन के उपनिवेश हैं और हमें शिकायत है उनसे, हम आज़ाद होना चाहते हैं, आज़ादी जंग हमने लड़ी है, किश्तों में लड़ी है, अलग अलग रूप में लड़ी है, और हम उसमें जीते हैं। और अगला बिंदु है सामान्य कष्ट। देखिए कई बार क्या होता है, सुख तो अलग अलग हो सकते हैं। आप लोग इसी साल BA पार्ट 3 में, या हो सकता है आपने BA सेकंड में पढ़ा हो, आपने ब्रिटेन के विचारकों में मिल को पढ़ा होगा, और आपने अन्य विचारकों को भी देखा होगा। जेरेमी बेंथम नाम सुना होगा आपने, ब्रिटेन के विचारक हुए हैं, जो कहते हैं कि मनुष्य केवल 2 शक्तियों के अधीन है, सुख और दुख। वो कार्य करना चाहता है जिससे सुख बढ़े, और उन कार्यों से पीछे हटता है जिससे दुख बढ़ते हैं। और बाकायदा उसने सुख मापक यंत्र बनाया था कि कौन कौन से कार्य सुख देते हैं और कौन कौन से कार्य दुख देते हैं। यहाँ पर जो आपके सामान्य कष्ट हैं
वो भी आपको एक करते हैं। आप तुलना भारत से करके देखें, एक समूह है कृषक, किसान, समस्या उनकी सामान्य है। लगान की दर यदि बारिश ठीक से नहीं हुई या बहुत ज़्यादा हो गई तो अतिवृष्टि या अनावृष्टि, इसको आप अकाल या बाढ़ कहते हैं, उसकी स्थिति, और उससे मुक्ति पाने के लिए सरकार के प्रयास या उनका अधूरापन। तो ये जो कष्ट थे, सामान्य कष्ट, ये भी राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।